हेलो माय डियर स्टूडेंट, 2017 तक के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में आप जान चुके हैं कि उत्तराखंड बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक के सारे लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। अब 2018 की बारी है। 2018 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी आपके पहले यानी कि 2013 से लेकर 11 से लेकर 2017 तक पूछे जा चुके हैं। तीन चार सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड है, उसका आंसर भी सेम ही रखा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो कि 6 नंबर में पूछे गए हैं और 120 वर्डों में इसका आंसर कंप्लीट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, तो स्टेप टू स्टेप हर एक चीज़। अब मेरे ख्याल से आपने 2011 से लेकर अब तक के लगातार वीडियो देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, क्योंकि सबका आंसर मैंने सेम रखा है। मैंने चेंज नहीं किया है, लैंग्वेज चेंज नहीं किया है, और इसलिए चेंज नहीं किया है ताकि आपको लर्न करने में कोई दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन था, मांग की कीमत लोच को परिभाषित कीजिए, इसे कैसे मापा जाता है। ये 2015 में भी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको समझाना है। तो मांग की कीमत लोच का मतलब क्या होता है? काम मांग की कीमत लोच का मतलब होता है किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से उसकी मांग में होने वाला परिवर्तन। सॉरी, अगर वस्तु की मांग में कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि कीमत कम मांग ज्यादा, कीमत ज्यादा तो मांग कम। ऐसे में दोनों की होने वाली मात्रात्मक परिवर्तन को मांग की कीमत लोच बताता है। मांग की कीमत लोच को मापने की जो प्रमुख रीतियां हैं वो तीन रीतियां हैं, लेकिन बेसिकली मैं आपको यहाँ पर केवल दो रीतियों के बारे में बता रहा हूँ, ताकि क्योंकि एग्जाम में लिखना है तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स लिखने जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दो विधियों के बारे में बताइए। प्रतिशत या अनुपातिक रीति, दूसरा है कुल व्यय रीति। पहले हम बात करते हैं प्रतिशत या अनुपातिक रीति। यह वह रीति है जिसके बारे में प्रोफेसर प्लस ने सबसे पहले इसके बारे में बताया। उन्होंने ही बताया कि वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अगर वस्तु की मांग की मात्रा की प्रतिशत परिवर्तन को भाग कर देंगे तो जो रेशो निकल के आएगा उसी को मांग की कीमत लोच कहते हैं। इसके लिए उन्होंने फार्मूला दिया था कि वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि कीमत में परिवर्तन से मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को भाग कर देना है। इसकी जगह एक वैकल्पिक मेथड है जिसको हम अनुपातिक रीति कहते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है डेल्टा क्यू अपन पी, डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू, जो कि ये बताता है कि कीमत में होने वाला परिवर्तन को भाग कर देना है कीमत में होने वाले परिवर्तन से, और गुणा कर देना है मूल कीमत बट्टे मूल मांग की मात्रा से। इसके बाद दूसरा विधि है कुल व्यय विधि, जिसका प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया था। और प्रोफेसर मार्शल ने क्या किया था कि अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ताओं के व्यय में भी परिवर्तन होता है, यानी कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन और उसकी व्यय में होने वाले परिवर्तन के बीच का अनुपात ही यहाँ पर मांग लोच को बताता है। तो इसके लिए हमें पता करना होता है कुल व्यय, और कुल व्यय पता करने के लिए उन्हें फार्मूला बताया वस्तु की कीमत लोच गुणा वस्तु की मांग, यानी कि P मल्टीप्लाई Q इक्वल टू होता है टोटल एक्सपेंडिचर। और ध्यान रखिएगा इस रीति में, व्यय रीति में केवल तीन ही श्रेणियों में मांग की लोच की गणना कर सकते हैं। नंबर एक, इकाई के बराबर मांग। एक ऐसी स्थिति जहां पर वस्तु की व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, कीमत बढ़े या घटे। अगर वस्तु की कीमत के बढ़ने से वस्तु की व्यय कम हो जाती है, कीमत के घटने से वस्तु की व्यय बढ़ जाती है, तो उसको इकाई से अधिक मांग लोच कहते हैं। जबकि तीसरी श्रेणी में आता है कि वस्तु की कीमत के घटने से वस्तु की मांग भी घट जाती है, तो वहां पर इकाई की लोच कम होती है, यानी कि व्यय क्या होता है, व्यय कम होता है। भले ही मांग बढ़े लेकिन व्यय कम हो जाता है, तो यहां पर जो है हमारा नॉर्मली इकाई से कम लोच मांग कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है कुल आगम सीमांत आगम। ये भी क्वेश्चन जो है 15 में पूछा जा चुका है कि कुल आगम AR, सीमांत आगम MR और औसत आगम AR। सॉरी, कुल आगम को AR बता रहा हूँ, सॉरी ये TR टोटल रेवेन्यू। अब ये है क्या? सबसे पहले कुल आगम वस्तु की बिक्री की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां, मतलब कोई भी वस्तु है उसकी जितनी भी इकाई हम बेचते हैं सभी को बेचने के बाद जो राशि प्राप्त होती है उसे कुल आगम कहते हैं। डूले ने कहा था बस कुल आगम एक फर्म द्वारा प्राप्त बिक्री राशि या प्राप्तियों आगम का जोड़ होता है। इसके लिए हम कुल आगम बराबर बिक्री की इकाइयां को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी प्रति इकाई कीमत को, तो कुल आगम मिल जाएगा। सीमांत आगम वस्तु की प्रति इकाई कीमत को, बिक्री की प्रति इकाई कीमत को हम जो है सीमांत आगम के नाम से जानते हैं। फर्गुसन ने कहा एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक इकाई कम या अधिक बेचने से कुल आगम में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत आगम के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या चीज, MR इक्वल टू TR माइनस TR(n-1). वहीं पर लास्ट में है औसत आगम। औसत आगम ये बताता है कि प्रति इकाई कीमत, किसी वस्तु की प्रति इकाई कीमत कितनी हुई, एवरेज कीमत कितनी होगी, जिसके लिए हमें कुल आगम को
प्रति इकाई कीमत से भाग देना होगा, यानी कि वस्तु की कीमत से अगर कुल आगम को भाग देंगे तो जो मूल्य प्राप्त होगा उसे हम औसत आगम के नाम से देते हैं, टी आर डिवाइडेड बाई क्यू। अब अगर तीनों के बीच में संबंधों की अगर बात करते हैं तो ध्यान में रखिएगा, जैसे जैसे सीमांत आगम जब तक हमारी पॉजिटिव रहती है हमारा कुल आगम बढ़ता चला जाता है लास्ट यहाँ तक। जैसी सीमांत आगम हमारा ये जीरो हो जाता है कुल आगम हमारा मैक्सिमम पॉइंट में पहुंच जाता है। जैसी सीमांत आगम हमारा नीचे माइनस में आ जाता है कुल आगम भी यहाँ पर गिरने लगता है। और यहाँ पर औसत आगम पहले बढ़ता हुआ फिर घटता हुआ जाता है, लेकिन कभी भी एक्स अक्ष को हमारा नहीं छोड़ता है, ध्यान में रखिएगा। ये इसके बीच में कुल आगम दे रखा है 60, कुल आगम से औसत आगम निकालेंगे किससे, क्यू से डिवाइड करके, फिर सीमांत आगम निकालेंगे एक दूसरे को माइनस करते। 60 के ऊपर कुछ नहीं है तो 60, 100 से 60 को माइनस 40, 130 से 100 को माइनस कर देंगे, इस तरह से ये कैलकुलेट होते आता चला जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल, केवल एक ही चीज कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है सीमांत परिवर्ती लागत की गणना कीजिए। सीमांत परिवर्ती लागत की गणना करने के लिए हमारे पास डेटा दे रखे है औसत परिवर्ती लागत, जबकि सीमांत परिवर्ती लागत के दो फार्मूले होते हैं, यानी कि सीमांत परिवर्ती लागत एम सी इक्वल टू टी वी सी एन माइनस टी वी सी एन माइनस, ये परिवर्ती लागत होता है। खाली सीमांत लागत पूछता तो यहाँ फार्मूला होता है एम सी इक्वल टू टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस 1। मतलब हमें सीमांत लागत निकालने के लिए जो पहले जरूरत पड़ेगी कुल परिवर्ती लागत टीवीसी, और टीवीसी निकालने का फार्मूला होता है टीवीसी इक्वल टू एवीसी मल्टीप्लाई बाई क्यू, यानी कि औसत परिवर्ती लागत को क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। करो भैया, कितना आता है 60 एकम 60, 40 दूनी 80, 30 तिया 90, 26.25 को 4 से भाग कर दें, कितना जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 9 10, 4 सिंह 24 और 1 25, 4 दूनी 8 9 10, 105। कितना हो गया, अब पॉइंट्स के बाद वाला ये हटा दो, फिर 5 से मल्टीप्लाई करें 28 को, 5 8 40, 5 दूनी 10, 4 14 और 6 से मल्टीप्लाई करें 6 पंजे 30, 6 3 18, 19 20 21, ये हो गया कुल परिवर्ती लागत। सीमांत परिवर्ती लागत निकाल लो, फार्मूला क्या होता है, जिस इकाई का निकालना है उसे ठीक ऊपर वाली इकाई को माइनस कर देना। 60 के ऊपर कुछ नहीं तो ये 60 ही आएगा, 80 के ऊपर 60 है माइनस कर दो, 80 में से 60 ये 20 आ जाएगा, फिर 90 में से 80 माइनस कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा, 105 में से 90 माइनस कर देंगे 15 आ जाएगा, 140 में से 105 माइनस कर देंगे 35 और 210 में से 40 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 70। तो ये निकल के आएगा सीमांत परिवर्ती, जो कि आपके 6 नंबर में पूछा गया था, इजी से छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं, मांग और पूर्ति संतुलन कीमत को किस प्रकार प्रभावित। वैसे तो क्वेश्चन आता है संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं, संतुलन कीमत कैसे निर्धारित होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ही अलग आ गया और ऐसा क्वेश्चन फिर दोबारा नहीं आया। क्वेश्चन है संतुलन कीमत वह कीमत है जो वस्तु की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा बाजार में ऐसी स्थिति पर निर्धारित होती है जहां पर मांग और पूर्ति आपस में क्या हो, बराबर हो। जब मांग और पूर्ति आपस में बराबर होती है तो इस प्रकार से संतुलन कीमत का निर्धारण हो जाता है। यहाँ पर ये है मांग और ये है पूर्ति, ये है संतुलन कीमत, ये संतुलन मात्रा, राइट। अब अगर संतुलन कीमत में परिवर्तन की बात करते हैं, क्योंकि वस्तु की मांग और कीमत से निर्धारित होती है, राइट, तो वस्तु की मांग में परिवर्तन होने से या वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होने से कीमत में भी परिवर्तन होगा। कैसे, इसको वैसे तो कई सारी श्रेणियों में समझ सकते हैं, लेकिन सिंपल समझिए, अगर वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है और पूर्ति अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, तो अगर वस्तु की पूर्ति स्थिर रहती है, यानी कि मान लीजिए ये वस्तु की मांग है और ये वस्तु की पूर्ति है, मांग और ये हो गई पूर्ति और ये संतुलन कीमत है ई। केवल मांग में वृद्धि होती है, केवल किसमें वृद्धि हो जाती है, मांग, ये पहले मांग थी, अब मांग यहाँ पर आ जाती है D1। तो देखिए पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं, केवल मांग में परिवर्तन होता है। ऐसे में नई कीमत यहाँ होता है, ये होगी P और नई कीमत यहाँ पर, यानी कि वस्तु की कीमत में और मात्रा में भी परिवर्तन होता है, ठीक। दूसरी केस, वस्तु की पूर्ति में वृद्धि, सेम वही ले लेते हैं, ये हो गया मांग और ये हो गया पूर्ति, संतुलन कीमत और ये कीमत और ये मात्रा। अब केवल पूर्ति में वृद्धि हो रही है, मांग अपनी जगह, पूर्ति में जब वृद्धि होती है मांग अपनी जगह से, तो वस्तु की कीमत अपनी जगह से नीचे आ जाती है, कम हो जाती है, लेकिन मात्रा में वृद्धि हो जाती है ये।
लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है कि मांग और पूर्ति में एक साथ परिवर्तन होता है। वो कौन सा होता है? यदि वस्तु की मांग में वृद्धि अधिक हो और पूर्ति में वृद्धि, मान लीजिए ये है मांग और पूर्ति, दोनों बढ़ रहा है, मांग भी और पूर्ति भी, तो मांग में वृद्धि ज़्यादा हो रहा है और पूर्ति में वृद्धि कम हो रहा है। तो ऐसे में ये देखिए, पूर्ति यहाँ से यहाँ आया, मांग यहाँ से आ गया, तो पहले कीमत यहाँ थी और वस्तु की नई कीमत इस बिंदु पर बन गई, यानी कि यहाँ पर मात्रा में और कीमत में दोनों में वृद्धि होती है। दूसरी स्थिति है कि वस्तु की मांग और दोनों में एक समान वृद्धि हो, यानी कि जितना मांग में वृद्धि हो उतना ही पूर्ति में वृद्धि हो। ये देखिए, मांग है से यहाँ आ गया, पूर्ति यहाँ से यहाँ आ गया। पहले कीमत इतनी थी, अब भी कीमत इतनी ही है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल मात्रा में परिवर्तन हो। तीसरी स्थिति ये बताता है कि वस्तु की मांग में परिवर्तन कम हो रहा है लेकिन वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। ठीक, ये देखिए, मांग वक्र यहाँ से यहाँ आ गया, पूर्ति वक्र यहाँ से, तो पहले कीमत यहाँ थी, वस्तु की कीमत नहीं यहाँ पर नीचे हो रही, मतलब केवल पूर्ति में ज़्यादा परिवर्तन होते से वस्तु की कीमत कम हो जाती है। ये स्थिति आपको बतानी है विद डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय आय की आय विधि का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय आय की आय विधि, राष्ट्रीय आय विधि के अंतर्गत हमें आय की प्रमुख कारकों भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। भूमि से क्या प्राप्त होता है? किराया। श्रम से क्या प्राप्त होता है? मुआवजा या फिर मजदूरी या वेतन, श्रमिकों का पारिश्रमिक कह सकते हैं। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे। इसके अलावा कुछ अर्जित आय के अलावा जो अन्य आय होती है उसको मिश्रित आय के अंतर्गत रखते हैं। तो भूमि मतलब भूमि के उपयोग के बदले में भुगतान, श्रम मजदूरी के बदले में किया जाने वाला भुगतान, पूंजी पर मिलने वाला ब्याज, संगठनों को प्राप्त होने लाभ, जब सभी, और इन सब के अलावा जो स्वरोजगार होते हैं जैसे कृषि की इकाइयाँ, ठीक है ना, वकील वगैरह, इन सब की आयों को मिश्रित है। तो सभी प्रकार की आयों को जोड़ेंगे तो ये राष्ट्रीय बनता है। राष्ट्रीय निकालने के लिए सभी प्रकार की आय को हम बोलेंगे ये एनडीपीएफसी होगा। अब एनडीपीएफसी में अगर हमने विदेशों से एनएफआईए को जोड़ देंगे तब जाके राष्ट्रीय आय की प्राप्ति हो जाती है। इसको पूरा लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, ये ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है, 2014 में पूछा जा चुका है। तो व्यावसायिक बैंक की परिभाषा दीजिए, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। व्यावसायिक बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो जनता से जमा को स्वीकार करती है और उनके मांगने पर लौटाती है और जरूरत पड़ने पर ऋणों की व्यवस्था भी करती है। ठीक है, तो व्यावसायिक बैंक के 3 वर्गों में बांटा गया कार्य को, मुख्य कार्य, द्वितीयक कार्य और सामाजिक कार्य। पहले हम मुख्य कार्य की बात करते हैं। व्यावसायिक बैंक के मुख्य कार्य में 3 मुख्य कार्य होते हैं। नंबर 1, लोगों से जमाओं को स्वीकार करना। उसके लिए प्रमुखता 4 खाते बनाए जाते हैं: चालू खाता, बचत जमा खाता, सावधि जमा खाता और आवर्ती खाता। फिर ऋण देना, लोगों की आवश्यकता पड़ने पर उनको अलग अलग प्रकार के ऋण प्रोवाइड किया जाता है, जैसे नगद साख हो गया, अधिविकर्ष हो गया, ऋण एवं अग्रिम हो गया, विनिमय पत्रों की कटौती, लोगों को ऋण प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा व्यापारिक बैंकों के द्वारा अर्थव्यवस्था में साख का निर्माण करना होता है, जो कि आज की डेट में एक प्रमुख कार्य बन गया है। इन तीनों प्रमुख कार्यों के अलावा कुछ गौण कार्य भी होता है, जिसको 2 सेक्टर में बांटा गया, 2 भागों में। एक एजेंट के रूप में किया जाने वाला कार्य और दूसरा होता है सामान्य कार्य। एजेंट के रूप में किया जाने मतलब ऐसे कार्य जो कमीशन के लिए कुछ स्पेशल एजेंट मतलब ग्राहकों के आदेश पर किया जाता है, जैसे अपने ग्राहकों के लिए मदों का एकत्रीकरण, भुगतान, जैसे फीस का कलेक्ट करना, फीस का पेमेंट करना, इंश्योरेंस कलेक्ट करना, इंश्योरेंस देना, विभिन्न प्रकार के व्ययों को जो तामझाम उल्टा सीधा बड़ा बड़ा होता है उन सबको करना। ग्राहकों के आदेश पर प्रतिभूतियों जैसे शेयर, ऋण पत्र वगैरह खरीदना बेचना, धन को एक जगह पर दूसरी जगह पर भेजना, ट्रस्टी का या प्रबंधक का कार्य करना, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना, ये सब व्यापारिक बैंकों के द्वारा किया जाता है, लेकिन अपने कस्टमर के ऑर्डर पर। इसके अलावा व्यापारिक बैंक सामान्य रूप से सभी लोगों के लिए कुछ सामान्य सुविधाएं प्रदान करती हैं, जैसे लॉकर की सुविधा, ठीक है ना, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सुविधा, व्यापारिक सूचनाएं आदि देना। व्यापारिक बैंकों के सामाजिक कार्य भी होते हैं, कुछ अर्थव्यवस्था में पूंजी की उत्पादकता बढ़ाए रखना, विनियोग को प्रोत्साहन देना, रोजगार की वृद्धि करना, ये सब व्यापारिक बैंकों के सामाजिक कार्यों में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा गया है। समग्र मांग, जब मैंने नोट्स बनाया हुआ था तभी बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। समग्र मांग से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए। समग्र मांग किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की संपूर्ण मांग को कहते हैं। मतलब एक अर्थव्यवस्था में जितने भी नागरिक रहते हैं, सभी लोग मिलके जो व्यय करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर, उसको समग्र मांग या सामूहिक मांग या कुल मांग के नाम से जानते हैं।
किसने कहा? कीन्स की कॉन्सेप्ट है। किसने कहा था कि सामूहिक मांग का उस अर्थ से लिया जाता है जो सभी फर्में एक निर्दिष्ट रोजगार स्तर पर अपने वस्तुओं को बेचकर प्राप्त करने की आशा करती है। मतलब देश के नागरिकों द्वारा किया जाने वाला कुल व्यय, कौन सा व्यय? कुल व्यय ही समग्र मांग होता है। और सामूहिक मांग के अंतर्गत दो प्रकार के व्यय शामिल होते हैं, उपभोग व्यय और विनियोग व्यय, यानी कि निवेश व्यय। दैट इज एडी इक्वल टू सी प्लस आई। ऐसे में सामूहिक मांग की कुछ विशेषताएं प्रमुखता, उसको भी लिख दीजिए, दो तीन पॉइंट जो भी है। वस्तुओं और सेवाओं के मांग के दो उद्देश्य होते हैं, एक उपभोग के लिए और विनियोग के लिए। व्यय के अंतर्गत निजी उपभोग और सार्वजनिक उपभोग दोनों शामिल होता है, और विनियोग में भी निजी व्यक्ति और सरकार द्वारा किया जाने वाला निवेश दोनों शामिल होता है। ऐसे में सामूहिक मांग कुल उपभोग और कुल विनियोग का जोड़ होता है। ये कुछ पॉइंट होते हैं जिसको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। अब इसी चीज को आप जो है बिट डायग्राम बता सकते हैं, उदाहरण जैसे, क्योंकि उपभोग और विनियोग दोनों ही आय पर डिपेंड करता है, इनकम पर। तो इनकम जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ता चला जाता है, विनियोग भी। विनियोग तो अपनी जगह पर स्थिर, ताल्पकाल में विनियोग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे उपभोग और विनियोग का टोटल ही सामूहिक मांग होता है, राइट। तो 20 और 20 40, जैसे जैसे आय बढ़ता चला जाएगा उपभोग बढ़ती चली जाएगी, ऐसे में सामूहिक मांग भी बढ़ता जाएगा। तो विनियोग स्थिर होने के कारण जो विनियोग का जो कर्व होता है वो हम पर एक्स एक्सिस के सीधे बनता है। यहाँ पर हम दिखाएंगे ए डी सी प्लस आई को, और यहाँ पर दिखाएंगे हम इनकम को। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है हमारा उपभोग भी इनकम के अनुपात में बढ़ता चला जाता है। देखिए ये इनकम बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है यहाँ पर। और जैसे जैसे उपभोग बढ़ती चली जाती है हमारा सामूहिक मांग भी ऊपर की ओर चलता चला जाता है। ध्यान में रखिएगा, सी और सामूहिक मांग के बीच में एक जो दूरी होती है वो इसलिए होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट फिक्स होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब सामूहिक मांग के घटक भी पूछे गए। सामूहिक मांग के घटक को आप दो वर्गों में बता सकते हैं, एक बंद अर्थव्यवस्था के रूप में, खुली अर्थव्यवस्था के रूप में। बंद अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के दो प्रमुख घटक होते हैं, सी प्लस आई, यानी कि उपभोग व्यय प्लस विनियोग व्यय। उपभोग व्यय घरेलू क्षेत्र के द्वारा किया जाने वाला व्यय होता है, विनियोग व्यय जो उत्पादक क्षेत्रों के द्वारा उत्पादन के लिए किया जाने वाला व्यय होता है। जबकि खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चार प्रकार के व्ययों को शामिल किया जाता है, निजी उपभोग व्यय को, सार्वजनिक निवेश को या निजी निवेश को, सरकारी व्यय को और शुद्ध निर्यात को। ठीक है, ये इसके प्रमुख घटक होंगे। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गुणक क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी 2014 में पूछा जा चुका है, 18 में भी, इसके अलावा बाद में 2020 में पूछा गया। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको इसको रट लेना, याद रखना है, हो सकता है इस साल आ जाए। गुणक, गुणक प्रोफेसर कीन्स की प्रमुख अवधारणा है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जितना भी निवेश किया जाता है, जितना भी इनकम अब जमा पैसा निवेश करेंगे उसकी तुलना में जो आय होती है वो कई गुना अधिक होगी। जितने गुना अधिक ये निवेश में आय में वृद्धि होती है उसी को हम गुणक यानी कि के नाम से जानते हैं। ठीक है, गुणक निवेश और आय के बीच के संबंध स्पष्ट करता है, जो बताता है निवेश में आय में होने वाली परिवर्तन का अनुपात होता है। इसका मतलब ये होता है जब भी हम गुणक की बात करते हैं, गुणक के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है, के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। आई बताता है कि निवेश में परिवर्तन, और निवेश के परिवर्तन के कारण आय में जो परिवर्तन होता है उन दोनों का अनुपात होता है गुणक। अब कहा गया है गणना कैसे, इसकी गणना करने के लिए बेसिकली हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के साथ बताता हूँ, अगर किसी अर्थव्यवस्था में 20 करोड़ का निवेश किया जा रहा है तो उस अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ का इनकम जनरेट हो रहा है, तो गुणक कितना हो? गुणक मतलब होता है इनकम कितना आया 100 करोड़ डेल्टा वाई, निवेश कितना किया गया था 20 करोड़ यानी कि डेल्टा आई। तो 100 को 20 से भाग कर देंगे, हमें मिलेगा 5। कहने का मतलब ये होता है कि निवेश की तुलना में आय में 5 गुना अधिक वृद्धि हुई। समझ में आ गया ना। ये 2018 में पूछे गए 8 क्वेश्चन थे, इसमें से 2 क्वेश्चन ऑप्शनल आते हैं, एक जो है व्यष्टि में पहले और दूसरा समष्टि में। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, 8 नहीं, आपको केवल 6 क्वेश्चन के जवाब देने हैं क्योंकि 2 तो आपको एडिशनल है। तो इसी तरह से आपको आगे के भी क्लासेस सॉरी ईयर के भी क्वेश्चन जानने हैं ना, 19 20 22 और 30 21 में तो पेपर। तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से ही, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी, क्योंकि 14 मार्च को आपका पेपर है, ध्यान में रखिएगा 14 मार्च की 100% परफेक्ट तैयारी करनी है। तो मेरे चैनल से अभी से जुड़ जाइए क्योंकि लगातार आपको मिलेगा, और लाइव क्लास शाम के 7 बजे जरूर जुड़िएगा।